गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाइन्थ क्लास में आप कर चुके हैं जो एक्सप्रेशन हम लोग करने जाएंगे। सपोज करो कि ये ग्राउंड फ्लोर है और यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, m kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसे हम यहां से लिफ्ट करके, ये लोकेशन ए पर है, यहां से इसको लिफ्ट करके सपोज करो कि h मीटर की हाइट पर यहां लाना चाहते हैं, पोजीशन बी पर लाना चाहते हैं। ये h मीटर की हाइट पर इसको लिफ्ट करेंगे और यहां पर ला करके प्लेस करना चाहते हैं इस मास को। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस मास को अर्थ की ग्रेविटी जो है इतने फोर्स से अपनी ओर खींच रही है, तो हमें ऊपर की ओर जो फोर्स लगाना होगा, यदि हम इसको कोई एक्सीलरेशन नहीं देना चाहते हैं तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स, जो भी एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएगी, उसके द्वारा इतना फोर्स लगाना पड़ेगा और तभी जाकर इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। और इतना फोर्स लगा करके h मीटर की हाइट तक लिफ्ट करके पोजीशन बी पर प्लेस करने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो होगा, वर्क इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, फोर्स की वैल्यू पहले पुट करो mg, mg हो गया ये साइड mg, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है h, तो दोनों के बीच की एंगल जीरो हो गई, तो cos जीरो वाला टर्म जो आता है डॉट हटाने पर वो टर्म जो है 1 हो जाएगा, तो mg इंटू h हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू mgh। अब रही बात कि ये वर्क जो है कहाँ जाएगा, वर्क खुद ही एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, तो बाहर से हमने जो एफर्ट लगाया है, जो एनर्जी हमने सप्लाई की है इसको लिफ्ट करने के लिए, वो आगे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बतलाऊंगा। ठीक है, पहले भी आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में जब थे, तो ये एनर्जी वेस्टेज नहीं जाएगी। तो जो भी एनर्जी, जो भी वर्क किया जाएगा, वो यहाँ सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसको यू से डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो वर्क किया गया mgh के बराबर इतना जूल का, ये वर्क जो है यहाँ स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको u से हम डिनोट करें, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तो किसी बॉडी की अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के पोजीशन के रिस्पेक्ट, अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है, एक सर्टेन हाइट है, उसकी वजह से जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अर्थ की सरफेस से यदि h मीटर की हाइट पर किसी बॉडी को हम ले जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे द्वारा किया गया वर्क है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा। और यही कारण है कि जैसे ही हम इस मास को रिलीज करते हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पर जब आती है, तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ आती है। दरअसल होता ये है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती जाती है, कन्वर्ट होती जाती है। और नीचे यदि कोई ग्लास, कांच का सीट रखा हुआ है या और भी कुछ रखा हुआ है, तो उस पर जाकर के उसको स्मैश भी कर सकती है। तो हम देखते हैं कि इस हाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि वर्क करने की एबिलिटी है। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें एक बात बतला दूं कि ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स, देखो बहुत से फोर्सेज ऐसे हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क या उन फोर्सेज के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, रूट पर डिपेंड नहीं करता है।
उन सभी फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, सपोज करो कि ये ग्राउंड फ्लोर है, सपोज करो यहाँ से एक ब्लॉक को उठा करके ए से बी पर ला करके हम रख रहे हैं, ए से उठा करके हम बी पर ला करके प्लेस कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर की है, राइट। तो इसको उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारे द्वारा जो किया गया वर्क होगा, अभी हमने बताया तुम लोग को कि वो mgh के बराबर वर्क होगा, ठीक है। और यहाँ हमने किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स दरअसल एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो और भी फोर्सेज हैं जिनको हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इस कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बॉडी को आप डायरेक्टली यहां से लिफ्ट करके ऐसे इस रूट से आप लेकर यहां आए ए से बी तक, या फिर इस मासिव ब्लॉक को यहां से घुमाते हुए यहां से ऐसे करके आप यहां लेकर आए, ठीक है, या किसी और रूट को एडॉप्ट करके आए। जैसे मान लो कि इस ब्लॉक को हम उठा करके यहां से होते हुए यहां लेकर आए हैं, इस पाथ से लेकर आए हैं। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है, फाइनल पोजीशन बी है। तो एक तो रूट हमारे द्वारा एडॉप्टेड ये हो गया, तो इस रूट से हम लेकर यहां से यहां आएंगे ए टू बी, तो हमें mgh के बराबर वर्क करना पड़ेगा। और चूंकि ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया गया है, तो यदि हम किसी दूसरे रूट, इस रूट से भी लेकर आए, हम इसको यहां से उठा करके ऐसे लेकर आए, तो भी हमें ये सेकंड रूट तो भी हमें mgh के बराबर ही वर्क करना पड़ेगा। समझ लो बात? किसी तीसरे रूट से अगर हम लेकर आए इसको यहां, ठीक है, कोई थर्ड रूट अगर एडॉप्ट करें, ध्यान देना है कहां से शुरू किए, किस पोजीशन पर बॉडी पहले थी, फाइनली किस पोजीशन पर आए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है ये सेम है प्रत्येक रूट के लिए, इसीलिए। और फोर्सेज जो है इन्वॉल्व वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, इसलिए इस थर्ड रूट से भी हम लेकर आएंगे तो हमें mgh के बराबर ही वर्क करना पड़ेगा। किसी फोर्थ रूट को भी अडॉप्ट करेंगे तो भी हमें इतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा क्योंकि एक पोजीशन से बॉडी को शिफ्ट करके दूसरे पोजीशन तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। उसका इस बात से लेना देना नहीं है कि वो किस रूट से हम लेकर के ए से बी तक गए हैं, ये रूट हमने अडॉप्ट किया है, ये रूट इख्तियार किया है, कौन सा रूट, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किस बात से मतलब है? इनिशियली बॉडी कहां रखी हुई थी, फाइनली उसे हम कहां प्लेस कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर सिर्फ डिपेंड करती है। तो ऐसे फोर्सेस को जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रूट पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। उन सभी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे जिनके द्वारा किया गया वर्क या जिन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में देखा है, ठीक है। तो डेफिनेशन डिफाइन कैसे करोगे? डेफिनेशन लिखने को आएगा तो द कंजर्वेटिव फोर्स में दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क डन बाय विच और वर्क डन अगेंस्ट विच does not depend on the path, it only depends on the initial and final position. तो ऐसे such forces are called conservative forces. एग्जांपल्स के तौर पे क्या दोगे आप? एज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने समझा दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होगा? अगर मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, आगे पढ़ोगे तुम लोग 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक हम ले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क जो होगा एक चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन दूसरे पोजीशन तक शिफ्ट कराने में, वो भी पाथ पर, रूट पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा, एक स्प्रिंग को जो है
वो अगर हम खींच रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक या उसको कंप्रेस कर रहे हैं पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो स्प्रिंग फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क या स्प्रिंग फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो भी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्सेस के वर्क डन, स्प्रिंग फोर्सेस ये क्या हो गया, इसके अगेंस्ट या इसके द्वारा किया गया वर्क, ये सब क्या हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। मैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं, दो मैग्नेट्स को हम नजदीक ला रहे हैं, एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क डन जो है वो भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सभी फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी फोर्सेज जो हैं ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है, जिनके द्वारा किया गया वर्क या जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। जैसे मान लो कि एक बॉडी को यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क है या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, इनिशियल पोजीशन मान लो कि ये है, फाइनल पोजीशन जो है ये है। एक बॉडी को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में मान लो कि यहां से हम ये इस रूट से होकर के यहां तक शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम ला रहे हैं, तो कुछ वर्क किया जाएगा, ठीक है। अब यदि मान लो कि फाइनल पोजीशन से बॉडी को हम लेकर के वापस इनिशियल पोजीशन पर हम आए, ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि क्लोज लूप बन रहा है, इनिशियल से फाइनल को गए तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा, मान लो कि वर्क W1 किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, मान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है मान लो कि W1 के बराबर है, जब बॉडी को, जब एक पार्टिकल को इनिशियल से फाइनल पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट किया जा रहा है इस रास्ते, ठीक है। तो यदि उसी बॉडी को, उसी पार्टिकल को हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक हम किसी दूसरे रास्ते हम लेकर आए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वर्क खुद ब खुद होगा। यदि इस रूट में हमें वर्क करना पड़ा था अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इस रूट में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाएगा वर्क, और ये वर्क उतना ही होगा जितना इस जितने W1 की वैल्यू होगी, जितनी बॉडी को, पार्टिकल को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लाने में वर्क एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया था। कहने का मतलब कि दूसरे रूट से जब पार्टिकल यहां आ रहा है इनिशियल पोजीशन को, तो मान लो कि W2 वर्क हो रहा है, तो W2 की वैल्यू माइनस W1 के बराबर होगी, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि क्लोज लूप बन रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क जो है किसी क्लोज लूप में वर्क डन, नेट वर्क डन जो है वो जीरो होता है। क्यों? तो ये बताओ नेट वर्क डन क्या होगा, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाने में वर्क किया गया W1 के बराबर, फाइनल से इनिशियल पोजीशन तक आने में किया गया वर्क जो है ये हो गया आपका माइनस W1, दिस इज इक्वल टू माइनस W1, ठीक है। तो नेट वर्क जो हुआ, नेट वर्क यहां पर हो गया आपका नेट वर्क डन in a closed loop, in a closed loop by conservative force, is zero, as W is equal to W net is equal to कितना हो जाएगा W1 plus W2, और ये W2 जो है ये माइनस W1 है, दिस इज इक्वल टू W1 माइनस W1 इक्वल टू 0। तो ये भी ध्यान रखना कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो है एक क्लोज लूप में, ठीक है, यानी पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन को गई, फिर फाइनल से इनिशियल पोजीशन गए, तो नेट वर्क डन जो होगा इस क्लोज लूप में वो 0 होगा। तो ये दो बातें हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड, और मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपको। अब बात करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो हैं जो जिनके द्वारा किया गया वर्क या जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो लिख लेना, वो फोर्स, सच फोर्सेस द वर्क डन बाय विच or work done against which depends on the route. It does not only depend on the initial and final position, it depends on the length of the route, it depends on the path actually followed. For different paths different works are done,
क्लियर है? तो ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। ठीक है? ऐसे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा एक एग्जांपल है। विस्कस फोर्स, लिक्विड लेयर्स के बीच जब वो उनका फ्लो हो रहा होता है तो लिक्विड लेयर्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है? ऐसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हुआ, दो सॉलिड सर्फेसेस के बीच जो घर्षण कहते हैं, जो इंपेंडिंग मोशन का या फिर क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा होता है, उस फोर्स को, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है ये भी एक तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हुआ? दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ? द फोर्सेस, द वर्क डन अगेंस्ट विच, द वर्क डन बाय विच और against which the forces, the work done by which or against which depends on the root, not only on initial and फाइनल पोजीशन। ठीक है? ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है, ये ऐसा वर्क है जो नॉन कंजर्वेटिव है। मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, और मैं इस डस्टर को यहां से यहां स्ट्रेट ऐसे लेकर आऊं, तो यहां इस बोर्ड और इस डस्टर के ये कॉर्डन पोर्शन के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमने कुछ वर्क किया, मान लो कि हमने 10 जूल का वर्क किया यहां से यहां तक लाने में। यदि इस डस्टर को मैं घुमा फिरा करके ऐसे लेकर आऊं यहां, तो हमें कुछ और वर्क करना पड़ेगा। इसको ऐसे लेकर के यहां से ऐसे लेकर आऊं, ध्यान देना इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो सेम है, लेकिन डिफरेंट रूट्स के अगेंस्ट हमें इस डस्टर को स्लाइड करा करके यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया जाएगा डिफरेंट रूट्स के लिए, वो डिफरेंट वर्क होगा, वो सेम वर्क नहीं होगा। समझ जाओ बात? कहने का मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके द्वारा किया गया वर्क या जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, रूट पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। समझ लो बात? और दूसरी बात ये कि यदि हम इस डस्टर को यहां से स्लाइड करके मान लो कि यहां तक लाएं, तो हमें 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो वापिस अगर फाइनल से इनिशियल पोजीशन पर हम आ जाएं तो हमें फिर से 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा, यानी टोटल वर्क जो है हमारे द्वारा 20 जूल का होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां तो हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया, और ऐसा नहीं होगा कि यहां से जब वापिस आएंगे तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम ही को फिर से वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव है, और इससे अभी हमने ये सीखा कि यदि एक क्लोज लूप में वर्क किया जाए अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है किसी क्लोज लूप में, वो जीरो नहीं होता है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। तो एज फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल, पहला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो हुआ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा विस्कस फोर्स। तो एक और बात ध्यान देना, विस्कस फोर्स एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। लिक्विड लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये ऐसे भी फोर्सेज हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क जो है, जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, रूट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और ऐसे फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है एक क्लोज लूप में वो जीरो नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं इसको लिख दूं कि इंपॉर्टेंट कि द वर्क डन अगेंस्ट non-conservative forces
non-conservative forces in a closed loop, is not zero. तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये रही बात कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, और ये एग्जांपल्स हुए उसके। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सुना होगा। जब 9th क्लास में थे आप, तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आपने प्रूव किया था कि कैसे उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हर जगह एक समान होती है, यानी कि कंजर्व रहती है। ठीक है, तो उसी बात को हम लोग थोड़े नए अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो प्रूफ आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, लेकिन अभी जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करने जा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब जब कि तुम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह जान चुके हो, तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि कल मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था। उसमें ये बताया था कि किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क यदि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है, तो उसकी वैल्यू, उस वर्क डन की वैल्यू जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसको हमने प्रूव भी किया था। यानी कि यस्टरडे वी प्रूव दैट, वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम कि ये जो वर्क डन है दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहां से? ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। ये कहां से आया? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को। आज मैं दूसरी बात आप लोगों को बताऊं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाए। अभी हमने देखा कि एक mkg की बॉडी को यदि हम एक सर्टेन हाइट पर हम लिफ्ट करते हैं तो जो भी हमारे द्वारा वर्क किया गया वो इस सिस्टम के अंदर, इस मास के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और भी कई प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तरह तरह के पोटेंशियल एनर्जी की बातें उठेगी। चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं, चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी, क्योंकि इस तरह की एनर्जी की बात आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो सपोज करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, या किसी भी फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क, ऐसा फोर्स जो कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का है। तो किसी भी कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है, हमने देखा कि ये पोटेंशियल, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक मास को यदि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, एक सर्टेन हाइट तक हम लिफ्ट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है, ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क वो कितना होगा? तो वो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात? और ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इफ द फोर्सेस आर, if the force is conservative, then the work done by it is also equal to negative of change in इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये भी होता है, ये भी जान लो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होता है, वो वर्क अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करें, और मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी में आया हुआ चेंज डेल्टा यू के बराबर है, तो डब्ल्यू जो है, ये वर्क डन जो है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी जान लो आप लोग। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं कि किसी बॉडी पर यदि कुछ फोर्स लगता है और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के, हियर के इज द काइनेटिक एनर्जी एंड डेल्टा के इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। ऑल्सो यदि कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा कुछ वर्क किया जाता है और उसके कारण यदि पोटेंशियल एनर्जी बदलती है किसी मास की, किसी सिस्टम की, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करें और डेल्टा यू के बराबर अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ध्यान देना कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है, नेगेटिव आ जाता है, माइनस डेल्टा यू, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये बात सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, किसी भी प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी हो, यदि फोर्सेज जो इन्वॉल्व है वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 1 कहता है कि W इक्वल टू प्लस डेल्टा के, इक्वेशन 2 कहता है कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं LHS तो दोनों का सेम है, वी कैन से डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। दिस इंप्लाइज डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी कहो कि डेल्टा K प्लस U इज इक्वल टू 0। डेल्टा सिंबल जो यूज करते हैं ये चेंज के लिए, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता यदि फोर्सेज जो हैं कैसे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व हो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज यदि इन्वॉल्व होंगे तभी ये रूल फॉलो होगा और तभी जो है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगी यानी कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और वो हर जगह, हाँ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी, दोनों बदल रहे हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के रूप में बदल रहे हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सर्टेन हाइट से एक बॉल को गिराया, एक सर्टेन मास को हम गिरने दें तो सारी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में होती है, ऊपर में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाता है बॉडी उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाती है, एक्चुअल में वो एग्जैक्टली काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। एग्जैक्टली जैसे ग्राउंड फ्लोर पर वो पहुंचता है सारी एनर्जी, सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है, मेरा मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंटायरली जो है काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक दूसरे के रूप में बदल सकते हैं लेकिन दोनों का जो सम होगा एवरीवेयर द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो K U में बदल सकता है, U K में बदल सकता है, मेरा कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में, पोटेंशियल फॉर्म काइनेटिक फॉर्म में, लेकिन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यदि फोर्सेज इन्वॉल्व जो है, इन्वॉल्व फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इन दोनों के सम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगी एक फॉलिंग बॉडी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जब किया गया वर्क है तो उस दरमियान जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि K प्लस U इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि दैट इज if the forces are, that is if the forces are conservative, then the work done, the sum of potential energy and kinetic energy, that is the mechanical energy, that is the total mechanical energy remains conserved. This is called law of conservation of or principle of conservation of mechanical energy. ये याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है यदि फोर्सेस जो है वो किस नेचर के हैं, कंजर्वेटिव नेचर के हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे देखेंगे कल की क्लास में क्या है।